देखना यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? मास डेरिवेशन पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ने वाले हैं थ्रस्ट ऑन प्रेशर वाला पार्ट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आपका दिया हुआ है थ्रस्ट। अब इसको समझना, देखो थ्रस्ट होता क्या है। थ्रस्ट भी आपका एक टाइप का क्या होता है, फोर्स होता है, बट वो कैसा फोर्स होता है, परपेंडिकुलर। किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई होता है, बट वो किस टाइप का फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स। जैसे मान लो अगर एक सरफेस हमने बनाया यहाँ पे और इसके ऊपर फोर्स अगर ऐसा लग रहा है, देखो ये क्या परपेंडिकुलर है। तो अगर किसी सरफेस के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है और अगर वो फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स है, तो उसी टाइप ऑफ फोर्स को हम क्या नाम दे देते हैं, थ्रस्ट पे। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, तो थ्रस्ट भी तो आपका एक टाइप का यूनिट, थ्रस्ट भी तो आपका एक टाइप का फोर्स ही है, तो उसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। दोनों पॉइंट क्लियर आपका। थ्रस्ट के बारे में क्या बताया मैंने, फोर्स ही होता है, एक टाइप की फोर्स होती है, बट वो कैसा फोर्स होता है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है। किसी भी सरफेस के ऊपर फोर्स लगेगा, लेकिन कैसा फोर्स लगेगा आपका, परपेंडिकुलर फोर्स, तो उसको थ्रस्ट नाम दे दिया। और फोर्स है तो फोर्स का यूनिट अगर आपका न्यूटन हो गया, तो थ्रस्ट का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। जो कि एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे दिया हुआ है, जैसे सपोज टेबल के ऊपर बुक रखी होती है तो बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा होता है, तो भी आपका क्या है, थ्रस्ट का एग्जाम्पल हो गया। नेल, कील को आप दीवार में डालते हो, हैमर से स्ट्राइक करते हो, तो उस टाइम पे भी वो क्या हो जाता है, बिल्कुल सीधी जाती है, स्ट्रेट वे में जाती है, तो भी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर फोर्स हो गया, तो भी किसका एग्जाम्पल है, थ्रस्ट का। नेक्स्ट आपका, अगर कोई इंसान या फिर पर्सन ज़मीन या ग्राउंड पे खड़े हैं, तो जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, तो कैसा है, परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है यहाँ पे ज़मीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो ये आपका सारे के सारे एग्जाम्पल किसके, आपके थ्रस्ट के। नेक्स्ट टॉपिक देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ प्रेशर। प्रेशर होता क्या है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया कहने का मतलब, थ्रस्ट को अगर एरिया से डिवाइड कर दे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रेशर मिलेगा। तो थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम क्या नाम दे देते हैं, प्रेशर। तो यहाँ से प्रेशर का एक फॉर्मूला बन जाता है, जो क्या बनता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब बताओ, थ्रस्ट जो होती है आपकी फोर्स है, बट ये कैसा फोर्स है, परपेंडिकुलर फोर्स है। और एरिया के लिए क्या मैं ऐसा लिख सकते हो, आपको पता है परपेंडिकुलर साइन यही होता है, या तो एफ परपेंडिकुलर मैं लिखूँ या फिर परपेंडिकुलर का साइन लगा दूँ, तो इट मीन्स थ्रस्ट इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो इसकी अगर आप यूनिट अगर निकालोगे, फाइंड करोगे, तो उस कंडीशन में बताइए आप मुझे, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। एरिया का यूनिट आप निकालते हो तो क्या होता है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, बट एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसको क्या मैं ऐसा लिख दूँ, या तो आप ऐसा लिखें, नहीं तो फिर इस स्लैश वाले साइन को अगर आप हटा देते हैं, तो आपका पावर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ये भी क्लियर है। तो आपका यहाँ पे दो टॉपिक कवर होता है, थ्रस्ट और प्रेशर। किसी को कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक है। देखना इसमें एक यूनिट और क्या होता है आपका, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, नहीं तो फिर इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, पास्कल। और पास्कल को किससे डिनोट करते हैं, पीए से। तो या तो आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें, नहीं तो फिर पास्कल लिखें। अगर दोनों ऑप्शन है तो बोथ कर दें, अगर दोनों में से कोई एक है तो फिर जो भी आपके अकॉर्डिंग सूटेबल लगता है वो आप कर दें। देखना यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखना है। यहाँ आपको क्या निकालना है इस वाले क्वेश्चन में, पहले गिवन क्या क्या है। मास दिया हुआ आपको क्वेश्चन में, जी की वैल्यू तो पता ही होता है, या तो 10 ले सकते हो, नहीं तो 9.8 ले सकते हो। यहाँ पे 9.8 दिया हुआ है, तो आपको निकालना है, प्रेशर निकालना है। तो आप मुझे बताइए, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। आप मुझे बताएं, क्या थ्रस्ट को मैं ही फोर्स बोलती हूँ ना, तो फोर्स अपॉन एरिया होगा। और अब आप मुझे बता दो, जो आपका फोर्स होता है क्या वही आपका वेट होता है, जो आपकी फोर्स होती है वही आपकी वेट होती है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो क्या मैं इसके जगह mg लिख दूँ। और एरिया, एरिया कहने का मतलब क्या होता है, एरिया हमें किस में लेना होता है, हमेशा मीटर में। किस में लेना होता है, मीटर में। और ये दिया किस में, आपका सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को क्या करोगे आप, मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। तो एरिया आपको बताओ, यहाँ पे पहला वाला जो फिगर आपका दिया हुआ है, कौन सी एरिया लिया जाता है, कॉन्टैक्ट एरिया लिया जाता है। तो कॉन्टैक्ट एरिया कहने का मतलब, ये क्यूबाइड है तो कॉन्टैक्ट बेस एरिया आपका रेक्टेंगल ही होगा। कोई भी क्यूबाइड का बेस एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो एरिया का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएंगे। अब बताइए मुझे, आपका मास की वैल्यू कितना दे रखा है और जी की वैल्यू कितना दे रखा है, 9.8। लेंथ की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 20, और ब्रेथ की वैल्यू कितना दे रखा है, 20 × 10 कर दूँ। इसके नीचे भी अपॉन 100 आएगा, सुनना, इसके नीचे भी अपॉन 100 आएगा, इसके नीचे भी अपॉन 100 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों 100 क्या मैं ऊपर लिख दूँ। क्या ये चीज़ क्लियर है आप लोग का, क्लियर है ना। 200 कहाँ से आया। अब देखना यहाँ पे, यहाँ से डेसिमल हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 10 और 10 दोनों मिलके 100 क्या इसको कैंसिल कर देगा। इस वाले जीरो से क्या मैं इस वाले जीरो का कैंसिल कर दूँ।
2 से आप जब करोगे इसको तो 2 1 जा और ये कितना हो जाएगा 49। क्लियर। अब आपको क्या करना है यहाँ पे प्रेशर निकालने के लिए, प्रेशर इक्वल टू क्या कर दोगे आप 49 इंटू क्या करना है आपको 5। तो अब बताओ 49 इंटू 5 करोगे कितना आ जाएगा, कर दो। 49 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे 9 5 जब 45 245 सही है ना। 245 कितना आ रहा है 2450। अच्छा 49 इंटू 5 इंटू 10 भी बचा हुआ है। क्लियर। तो 49 इंटू 5 इंटू 10 बचा हुआ है तो आपका आ जाएगा 2450। यूनिट क्या हो जाएगा आपका, या तो आप प्रेशर का या तो आप पास्कल लिख दो, नहीं तो फिर आप क्या लिख, चलो मैं पास्कल लिख दूँ, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सेकेंड पार्ट का सॉल्यूशन फिर से यही आपका हो जाएगा। प्रेशर इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा थ्रस्ट अपॉन एरिया हो जाएगा, और थ्रस्ट कहने का मतलब फिर से आपका परपेंडिकुलर फोर्स होगा। अब बताइए यहाँ पे अगर यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला mg था, क्योंकि फोर्स ही आपका वेट होता है, तो क्या वहाँ पे भी mg हो जाएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला अगर mg हो जाएगा, क्या मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूँ mg अपॉन एरिया। बताइए आप मास कितना दिया हुआ है इसमें 5 इंटू 9.8। एरिया आपका यहाँ पे कौन सा एरिया लोगे कॉन्टेक्ट एरिया, फिर से ये रेक्टेंगल वाला लोगे तो आपको क्या क्या लेना होगा 40 और 20 लेना होगा। तो 40 इंटू 20, फिर से ये सेंटीमीटर में है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो इसका भी अपॉन 100 आएगा, इसका भी अपॉन 100 आएगा, दोनों 100 में ऊपर कर दूँ। अब देखना यहाँ पे 9.8 से डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आ जाएगा। ये वाले जीरो से ये वाले जीरो को कैंसिल कर दूँ, अगेन इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दूँ, 40 वाले से इससे कैंसिल करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, कुछ कट रहा है तो काट देते हैं, 2 से ये 49, ऊपर क्या क्या बच चुका है आपका 5 इंटू 49 इंटू 10 अपॉन 4, यही बचा है। तो 49 इंटू 5 इंटू 10 किया था तो अभी हमारा कितना आया था, यही आए थे आपके 2450 अपॉन 4 करोगे तो आपका जो प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा, 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 1225। अगेन 2 से करोगे 2 6 से 12 हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो आपका कितना आ जाएगा 612.5 पास्कल। क्या क्लियर है दोनों। अब देखो इसमें हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख दो, या तो आप पास्कल लिखो, नहीं तो फिर आप क्या लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, आपकी चॉइस है। इस वाले में भी या तो आप पास्कल लिखो, नहीं तो फिर आप क्या लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। देखना इसमें एक चीज़ और मैं बता देती हूँ आपको, जो आपने प्रेशर का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था प्रेशर का फॉर्मूला, प्रेशर का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था थ्रस्ट अपॉन एरिया। इससे आपको क्या पता चलता है प्रेशर क्या है, एरिया का डायरेक्टली है या इन्वर्सली है, डिवाइड में है, तो प्रेशर आपका एरिया का क्या है, प्रेशर इक्वल टू आप लिख सकते हो एरिया का क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है, अगर किसी के ऊपर एरिया बढ़ा दोगे तो प्रेशर क्या लगेगा कम लगे, इट मीन्स प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम, प्रेशर कम तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि एक आपका आयरन नेल लोहे के कील देखा होगा आपने, एक साइड आपका नुकीला पार्ट होता है, एक साइड आपका क्या होता है चौड़े वाले पार्ट होते हैं। तो चौड़े वाले पार्ट और नुकीले वाले पार्ट के कहने में नुकीला वाला पार्ट इतनी एरिया को कवर करता है और चौड़े वाले पार्ट इतनी एरिया को कवर करता है। तो अगर आपने नुकीले वाले पार्ट को दीवार के पास रखा, दीवार के कॉन्टेक्ट में रखा, और अगर आप ऊपर से हैमर से स्ट्राइक कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होगा काफ़ी आसानी से, क्योंकि इसके ऊपर एरिया क्या होगा ज़्यादा लगेगा, एरिया ज़्यादा नहीं लगेगा, इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो इसके ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगे तो आसानी से कील क्या हो जाएगी दीवार के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर इसी को आप रिवर्स कर दोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, आपका एरिया आपने बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, तो जाएगी बड़ा मुश्किल से जाएगी या फिर नहीं भी जा सकती है, कील टूट भी जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये भी मैंने बताया था कि आपके जो स्कूल बैग होते हैं, एक चौड़ी पट्टी होती है, एक पतली पट्टी होती है। चौड़ी पट्टी बैग वाले को आप कंधे पे काफ़ी आसानी से कैरी करके चले जाते हो, क्योंकि आपके कंधे के ऊपर प्रेशर क्या लगता है कम लगता है, क्योंकि उसकी एरिया क्या हो जाती है बड़ी होती है। तो एरिया बड़ा तो आपके कंधे के ऊपर प्रेशर कम लगता है, इसलिए कंधे क्या होते हैं काफ़ी
बहुत लंबे टाइम तक आप उसको कैरी करके ले जाओगे और आपके कंधे क्या होते हैं, दुखते भी नहीं हैं। लेकिन वही पतली पट्टी वाले में क्या होता है, एरिया आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो एरिया अगर आप कम करोगे तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, आपके कंधे दुख सकते हैं, लाल हो सकते हैं। और इसका सिंपल से एक एग्जाम्पल और ले सकते हो। बकेट होता है, बाल्टी, भरी हुई बाल्टी पानी ले लो, एक पतली हैंडल होती है, एक चौड़ी हैंडल होती है। तो पतली हैंडल में क्या दिक्कत आती है, आपके हाथ काफ़ी लाल हो जाते हैं, निशान आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि एरिया वहाँ पे कम है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे आप चौड़ी हैंडल वाले बाल्टी को लेकर के काफ़ी लंबे टाइम तक आप क्या कर सकते हो, उसको कैरी करके ले जा सकते हो, क्योंकि आपके हाथ के ऊपर क्या होता है, प्रेशर काफ़ी कम लगता है। क्यों कम लगता है, क्योंकि आपने एरिया क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो प्रेशर और एरिया के बीच में क्या रिलेशन है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर ज़्यादा तो एरिया क्या हो जाएगी, प्रेशर ज़्यादा तो एरिया कम, एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम। क्लियर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सैंड समझ में आता है आपको, बालू को बोलते हैं। सैंड के ऊपर जब आप खड़े होते हो तो आपके पैर धंसते हैं, जब हम लेट जाते हैं तो नहीं धंसते हैं हमारी शरीर। क्यों, ऐसा क्यों? सुनो, जब हम खड़े होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा कॉन्टेक्ट एरिया क्या होता है, कम होता है। हमारा एरिया क्या होती है, कॉन्टेक्ट एरिया कम होती है। तो जिसकी वजह से ज़मीन के ऊपर प्रेशर ज़्यादा लगता है तो हमारी पैर क्या होना शुरू हो जाता है, धंसना शुरू हो जाता है। लेकिन जब लेट जाते हैं तो हमारे कॉन्टेक्ट एरिया क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो सरफेस एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, वो हमारे पूरे बॉडी क्या हो जाती है, डिप, मतलब नहीं धंसती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें दिया हुआ है, जो ट्रक के टायर होते हैं वो चौड़े बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? ट्रक के जो टायर होते हैं चौड़े बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों? मैम उनका जो एरिया, जो फोर्स होता है वो ज़्यादा लगाते हैं। हाँ, ट्रक का सबसे पहला वो हैवी होता है, काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, और वेट भी ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से हैवी इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि सड़क को बहुत ज़्यादा डैमेज ना करें, इतनी सड़क के ऊपर ज़्यादा प्रेशर ना लगाए। क्योंकि चौड़ा रहेगा तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया बढ़ा दिया ना, तो एरिया बढ़ाने से रोड के ऊपर प्रेशर क्या होती है, कम होती है। तो आपके रोड क्या होंगे, कम डैमेज होंगे। लेकिन अगर वही चौड़े टायर की बजाय पतले टायर बना दिया जाएगा तो उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा, सारा का सारा वजन और साथ में प्रेशर उस रोड के ऊपर लगेगा और रोड बहुत ज़्यादा जल्दी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि कैमल जो होता है, सुनो, ऊंट जो होती है रेगिस्तान में, थार में बड़े आसानी से चल पाते हैं, क्यों? ऊंट, सुनो, ऊंट रेगिस्तान में काफ़ी आसानी से चल पाते हैं इस वजह से क्योंकि उनके जो फिट होते हैं ना, उनकी एरिया क्या होती है, ज़्यादा होती है। उनकी जो फुट होती है वो चौड़ी होती है, और चौड़ी होने की वजह से क्या होते हैं, एरिया ज़्यादा बढ़ गया तो प्रेशर क्या लगता है, ग्राउंड के ऊपर कम लगता है, जिसकी वजह से उनके पैर धंसते नहीं हैं और बड़े आसानी से क्या कर पाते हो, रनिंग कर पाते हैं या फिर चल पाते हैं। नेक्स्ट इसमें एक और है आपका कि जो शार्प एजेज कट करने वाली जो चाकू होती है उस शार्प एजेज बनाए जाते हैं, क्यों ऐसा? क्योंकि थिन स्मॉलर एरिया होता है तो प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा लगता है। तो स्मॉलर एरिया होने की वजह से प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी आसानी से फ्रूट वगैरह क्या होते हैं हम कट कर पाते हैं। लेकिन अगर उसका ब्लेंडेड एरिया, जो अपोजिट वाला एरिया है, उसको अगर आप ले लोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे आपने एरिया बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसलिए उसकी एरिया क्या कर दी जाती है, कम कर दी जाती है, ताकि आसानी से क्या कर पाएँ, आप उसका यूज कर पाएँ और कटिंग कर पाएँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रेशर के बेस पे थे जो कि आप करेंगे इसको, ठीक है। सुनो, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या दिया हुआ है, प्रेशर इन फ्लूइड्स। सबसे पहले समझना कि फ्लूइड्स होता क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल लिक्विड एंड गैसेज, जितने भी आपके लिक्विड हैं और जो भी आपके सारे गैसेज हैं, सारे लिक्विड एंड गैसेज को हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। जैसे पानी आपका क्या कहलाएगा, फ्लूइड्स कहला सकता है, गैस में भी आपके क्या कहलाएंगे, फ्लूइड्स कहलाएंगे। सेकंड पॉइंट देखो, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, फ्लूइड्स जो होता है इट मीन्स जो आपका लिक्विड है और जो आपकी गैस है वो क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। कहाँ, बेस एंड बॉल। किसी भी कंटेनर में अगर फ्लूइड्स रखा हुआ है, मान लो सपोज इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रेशर अप्लाई करती है सबसे पहले बेस पे करेगी, नीचे की तरफ, अपनी वेट की वजह से, पानी का वजन होता है उसकी वजह से, साथ में जो इसका बॉल इधर ऊपर नीचे सब जगह क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है, चाहे वो फ्लूइड्स में लिक्विड हो जाए या फिर गैस हो जाए। थर्ड पॉइंट में देखना है यहाँ पे, प्रेशर जो एग्जर्ट होता है वो क्या होता है, सेम डायरेक्शन में होता है इन गिवन डेप्थ। सपोज मान लो यहाँ पे ये कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई भी फ्रूट रखा हुआ है, मान लो हमने लिक्विड पानी भर दिया। अगर आप यहाँ पे आके खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे आके आप खड़े हो गए पानी के अंदर, तो इट मीन जो प्रेशर अप्लाई होगा ना, ऑल डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेफ्ट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन, कहीं भी सारे डायरेक्शन में क्या होंगे, सेम टाइप ऑफ प्रेशर क्या होंगे, अप्लाई। अगर यहाँ पे 5 पास्कल हो रहा है तो इधर भी 5 पास्कल होगा, इधर भी 5 पास्कल होगा, इधर भी क्या होगा, 5 पास्कल ही होगा। तो हर जगह क्या हो गए, इक्वल होता है। कहीं भी आप एक गिवन डेप्थ में आप जाके खड़े हो गए तो जो फ्लूइड प्रेशर अप्लाई करती है ऑल डायरेक्शन में क्या करती है, इक्वल प्रेशर अप्लाई करती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखो यहाँ पे,
जैसे जैसे आपकी डेप्थ बढ़ती जाती है, सपोज मान लो यहाँ पे ये कंटेनर है, इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है, आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे खड़े हो तो आपके ऊपर से प्रेशर लग रहा है ना आपके सर के ऊपर। मान लो अगर आपके ऊपर 2 kg पानी है तो 2 kg जैसा आपको बोझ लग रहा होगा। थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, 2 kg के बजाय क्या हो जाएगा 5 kg हो जाएगा, तो आपके ऊपर क्या वजन बढ़ेगा ना। तो इट मीन जैसे जैसे आप गहराई में जाते जाओगे तो उस कंडीशन में प्रेशर भी क्या होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, क्योंकि लिक्विड या फ्लूइड की वेट क्या होती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो वेट बढ़ने से क्या होता है, आपका प्रेशर बढ़ता चला जाता है। क्लियर। 4th पॉइंट में। 5th पॉइंट में दिया हुआ है लिक्विड विथ मोर डेंसिटी। अगर किसी लिक्विड के जितना ज़्यादा डेंसिटी है, ज़्यादा डेंसिटी तो क्या करेगा, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, लेस डेंसिटी तो लेस प्रेशर। किसी भी लिक्विड की अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रेशर भी ज़्यादा लगेगा। अगर डेंसिटी उसकी क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। डेंसिटी के बारे में हम थोड़े टाइम में अभी आपको हम बताते हैं कि क्या होती है डेंसिटी और क्या होता है डेंसिटी के बीच का रिलेशन, वो हम आपको बताते हैं। अब देखना यहाँ पे इस टॉपिक को समझते हैं, बायंसी और अपथ्रस्ट। या तो आप अपथ्रस्ट बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, बायंसी बोल सकते हो। देखना बायंसी और अपथ्रस्ट क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में क्या करते हो, या तो आप पार्शियली इमर्ज करो या फिर क्या करें फुल्ली, या तो आप उसको आधा अधूरा डुबाओ या फिर पूरा का पूरा डुबा दो। तो उस कंडीशन में फ्लूइड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। मतलब आप नीचे जा रहे हो ना, तो क्या आप जाना चाहोगे नीचे, वो कहेगा नहीं तुम नीचे मत जाओ, ऊपर की तरफ क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो फ्लूइड क्या करती है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या करती है, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती है। और वही जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होता है, उसी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स को हम क्या कहते हैं, या तो अपथ्रस्ट बोल सकते हो, नहीं तो फिर क्या बोल सकते हो, बायंसी। देखो थ्रस्ट में क्या बोला था मैंने, थ्रस्ट जो लग रही थी, परपेंडिकुलर फोर्स लग रही थी ग्राउंड पे नीचे की डायरेक्शन में, तो थ्रस्ट हो गया। और वही थ्रस्ट अगर ऊपर की डायरेक्शन में आ जाए तो वही थ्रस्ट ना होकर के क्या हो जाता है, अपथ्रस्ट हो जाता है। नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हुआ परपेंडिकुलर, तो आपका थ्रस्ट हो जाएगा। और वही आपका ऊपर की डायरेक्शन में चला जाए तो उसी को अपथ्रस्ट बोल देते हैं, और उसी को हम क्या कह देते हैं, बायंसी भी बोलते हैं। तो समझ में आ गया कि अपथ्रस्ट क्या होता है। मैं दोबारा बता देती हूँ। किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे मान लो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, या तो फुल्ली डुबा दो या पार्शियली डुबा दो। तो इस कंडीशन में क्या होती है ना, जो ये आपका ये लिक्विड भरा हुआ है ना, जो इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो ये क्या करती है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करती है। कौन सी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। तो जो ये फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही है, उसी अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स का क्या नाम डाल दिया जाता है, अपथ्रस्ट बोल देते हैं। क्लियर, थ्रस्ट क्लियर। इसके बेस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी की भरी हुई बाल्टी, कुआं से कभी पानी निकाला आप लोगों ने? जब कुआं से पानी निकालते हो, कभी बचपन में देखा होगा या निकाला भी होगा, तो कुआं से जब पानी निकालते हैं तो उस कंडीशन में जब पानी की भरी हुई बाल्टी पानी के अंदर रहता है, कुएं के अंदर रहता है, तो हमें हल्का फील होता है, लेकिन जब वो बाहर आ जाता है तो भारी फील होता है। ऐसा क्यों? देखो क्या करती है, पानी भरी हुई बाल्टी है, पानी और बाल्टी दोनों वेट मान लो अगर आपका 80 न्यूटन का है। कितने का है? 80 न्यूटन का उसका वजन है, वेट है। तो जब लिक्विड में वो डूबा हुआ है तो लिक्विड क्या करती है, पानी के अंदर जब वो डूबा हुआ है तो पानी क्या करती है, उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट अप्लाई, मतलब आप नीचे जा रहे हो ऊपर करेगा, तो कम से कम 5 न्यूटन का भी तो सहारा दिया होगा ना ऊपर। बोला कि नहीं तुम ऊपर चले। तो मान लो अगर 10 न्यूटन का सपोज उसने सहारा दिया, तो आपका एग्जैक्ट वेट यहाँ पे कितना है, 70 न्यूटन। क्लियर, अभी कितना है, 70 न्यूटन है। लेकिन जब ये पानी से निकल जाएगा, ऊपर आ गया, मतलब पानी से निकल, तो अब जो 80 न्यूटन है ये 80 ही रहेगा। क्या वहाँ पे कोई लिक्विड है? नहीं है ना। तो जब लिक्विड नहीं है, कोई फ्लूइड नहीं है, तो यहाँ पे अब थ्रस्ट नहीं लग रहा है, तो आपका एक्चुअल वेट क्या रहेगा, 80 न्यूटन। तो अब बताओ कौन सा भारी और कौन सा हल्का है? 70 वाला वैसे भी हल्का है। तो इसी वजह से क्या होती है, यहाँ पे कोई अपथ्रस्ट नहीं लग रही है, यहाँ पे कोई बायंसी नहीं लग रही है, इस वजह से ये क्या होता है, हमें हैवी फील होता है। और यहाँ पे अपथ्रस्ट लगने की वजह से, क्योंकि लिक्विड के अंदर डूबा हुआ है, लिक्विड के अंदर थोड़ा भी डूबा हुआ है ना, चाहे वो 1 न्यूटन का ही वो फोर्स देगा, ऊपर की तरफ देगा, कुछ तो देगा। मान लो ये 80 की बजाय 79 भी रहेगा, तो 80 और 79 थोड़ा भी तो है ना हल्का, 1 न्यूटन ही हल्का है, तो इसी वजह से क्या होता है, हल्का फील होता है। क्लियर ये आंसर? ठीक है, नेक्स्ट हम बताते हैं आपको। आर्किमिडीज प्रिंसिपल देखो क्या होता है। अभी आपके इसके बारे में पढ़ रहे थे, अपथ्रस्ट के बारे में, तो आपको ये क्वेश्चन आया होगा दिमाग में कि भाई उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अपथ्रस्ट कितना लगेगा। तो अपथ्रस्ट की वैल्यू या फिर अपथ्रस्ट की मेजरमेंट किन्होंने दिया है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने। देखो इन्होंने क्या दिया अपने स्टेटमेंट में कि अगर किसी बॉडी को
किसी भी फ्लूइड में, किसी भी लिक्विड में या फिर गैस में अगर आप उसको पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करते हो, तो पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करोगे तो ऑब्जेक्ट क्या फील करेगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील करता है। और कौन सा फोर्स फील करता है, बायोंसी फील करता है या फिर क्या करता है, अपथ्रस्ट फील करता है। और जो उसके ऊपर अपथ्रस्ट लग रहा है वो किसके इक्वल होता है, फ्लूइड के वेट के बराबर। मतलब सिंपल यहाँ पे आप समझना, जैसे यह आपका कोई कंटेनर है, इसमें पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, पूरे पानी भरा हुआ जगह नहीं है, लेकिन आप चाहते हो कि इसमें किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, इमर्ज करें, डालें। तो जब डालोगे तो जगह नहीं है, तो अपना जगह बनाने के लिए उसको हटाएगा ना, पानी को डिस्प्लेस करेगा, तभी तो जाएगा अंदर। तो इट मीन्स ये अंदर जाएगा, इसके ऊपर अपथ्रस्ट लगेगा, और अपथ्रस्ट जो लगेगा वो कितना लगेगा, जैसे जैसे ये अंदर जाता जाएगा, जितना ये अंदर जाएगा और जितने पानी को डिस्प्लेस करेगा उसके वेट के बराबर। अपथ्रस्ट कितना लगता है, जितनी लिक्विड आपके डिस्प्लेस हुए हैं उसकी वेट के बराबर। मान लो सपोज अगर 1 kg इसको इमर्ज होने के लिए 1 kg वाटर को ये डिस्प्लेस किया, तो 1 kg वाटर को डिस्प्लेस किया तो आपका वेट कितना हो जाएगा, mg, और मास आपका 1 इंटू क्या हो जाएगा, 9.8। इट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, 9.8 न्यूटन का क्या लगेगा, अपथ्रस्ट लगेगा। मतलब जितने लिक्विड आप डिस्प्लेस कर पा रहे हो, जितनी लिक्विड ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर पा रही है, उतने ही वेट के बराबर क्या होता है, अपथ्रस्ट कहलाता है, अपथ्रस्ट होता है। समझ में आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली इमर्ज करोगे तो ऑब्जेक्ट एक फोर्स फील करता है, अपथ्रस्ट फील करता है, और जो अपथ्रस्ट होता है वो किसके बराबर होता है, डिस्प्लेस वाटर के वेट के बराबर। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है, जितना पानी को उसने हटाया है, उसके वेट के बराबर क्या हो जाता है, आपका अपथ्रस्ट हो जाता है। इट मीन्स यहाँ पे और भी दिया हुआ है कि अपथ्रस्ट जो होता है वो किसके बराबर होता है, लिख भी दिया मैंने, वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस बाय ऑब्जेक्ट। मतलब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया गया है उसके वेट के बराबर आपका क्या क्या हो जाता है, अपथ्रस्ट हो जाता है। अब देखो कब अपथ्रस्ट मोर होता है, कब कम होता है, तो जितना पानी डिस्प्लेस होता है, जितना पानी डिस्प्लेस होगा उतना अपथ्रस्ट होगा। अगर 9.8 न्यूटन किया तो 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। अगर यही 10 कर दे या फिर 12 कर दे, तो अगर आपका डिस्प्लेस वाटर बढ़ता चला जाएगा, अपथ्रस्ट क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि अगर किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, किसी भी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है, कोई भी फ्लूइड की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऊपर अपथ्रस्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। डेंसिटी के ऊपर भी मैटर करता है। अब यहाँ पे समझते हैं डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी को अगर मास और वॉल्यूम को डिवाइड कर दें तो आपका क्या कहलाएगा, डेंसिटी होगा। डेंसिटी कहने का ही मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। इससे क्या रिलेशन होता है, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा, डायरेक्टली है ना, मास ज़्यादा तो डेंसिटी ज़्यादा। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। इसकी यूनिट की बात करें तो आप मुझे बताएं मास का यूनिट क्या होता है, केजी होता है। वॉल्यूम का यूनिट आपने पढ़ा होगा मीटर क्यूब, तो मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इट मीन्स इसका यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट यहाँ से निकाल लिया। अदर यूनिट कहने का मतलब इसकी सीजीएस यूनिट की बात करते हैं। ये हमारा कौन सा यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है, और ये हमारा सीजीएस। तो अगर ये बड़ी यूनिट केजी है तो छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम होगी। मीटर का छोटी यूनिट क्या हो जाता है, सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपका सीजीएस यूनिट ये हो जाएगा, स्टैंडर्ड यूनिट ये हो जाएगा डेंसिटी का। ठीक है, देखने यहाँ पे फ्लोटिंग प्रिंसिपल इसी को बोलते हैं कि कब ऑब्जेक्ट आपका फ्लोट करेगा और कब सिंक करेगा। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से क्या रहे, ज़्यादा रहे। ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर लिक्विड की डेंसिटी से ज़्यादा रहेगा तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगा, सिंक कर जाएगा। देखना समझना यहाँ पे, अगर डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी कम है तो डेंसिटी कम तो अपथ्रस्ट क्या होगा, कम लगेगा ना। अगर डेंसिटी कम है लिक्विड की तो अपथ्रस्ट क्या कर रहा है, कम लगा रहा है, तो बहुत कम ऊपर की तरफ भेजेगा, तो इसकी वजह से ऑब्जेक्ट जल्दी से नीचे आ जाएगा और ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी जा करके। क्योंकि अगर ये अपथ्रस्ट ज़्यादा लगाता ना तो ऑब्जेक्ट क्या करता, ऊपर जाता, तो क्या करता रहता, फ्लोट करता रहता। सेकेंड में आपका कि अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी फ्लूइड की डेंसिटी या फिर लिक्विड की डेंसिटी से कम रहेगा तो उस कंडीशन में क्या करना शुरू कर देगा, फ्लोट करेगा। क्योंकि लिक्विड की डेंसिटी कम, तो यहाँ पे क्या कहेंगे, अपथ्रस्ट भी क्या लगेगा, कम लगेगा, तो इसकी वजह से क्या लगेगा, ये फ्लोट करेगा। नेक्स्ट आपका है कि अगर दोनों बराबर हो जाएं, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और लिक्विड की डेंसिटी अगर दोनों इक्वल हो जाए तो ऑब्जेक्ट रिमेन सस्पेंड। जहाँ पे ऑब्जेक्ट को आप डालोगे वहीं रहेगा, ना तो ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, सस्पेंडेड रहेगा, वहीं पे लटका हुआ रहेगा। एक क्वेश्चन इस पे दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, आपसे पूछा गया है
समझ में आ गया डेंसिटी के बेस पे क्या है? अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपका क्या रहे, ज़्यादा रहे, किससे? लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी आपका? सिंक कर जाएगी। सेकंड में दिया हुआ है अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपकी क्या रहे, कम रहे लिक्विड की डेंसिटी से, तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाएगी आपका? फ्लोट कर जाएगी। क्यों फ्लोट कर जाएगी वो भी क्लियर है रीजन। नेक्स्ट आपका दिया हुआ अगर दोनों बराबर आ जाए तो ऑब्जेक्ट क्या रहेंगे? सस्पेंड रहेंगे, ना तो फ्लोट करेंगे ना ही सिंक करेंगे, जहाँ आप डालोगे वहीं पे क्या रहेगा? वहीं पे ऑलरेडी कांस्टेंट फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको वाटर की डेंसिटी दिया हुआ 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। वाटर कहने का मतलब क्या है? आपका लिक्विड की डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो है आपका कितना दे रखा है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी हमें लिक्विड का मिल गया। अब हम ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो ऑब्जेक्ट की डेंसिटी में मास कितना दिया हुआ है आपका? 50 ग्राम। देखना यहाँ पे आपकी अभी हमने 2 यूनिट बताई थी डेंसिटी का, या तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर केजी पर मीटर क्यूब। अगर ये ग्राम में है और सेंटीमीटर में है तो ऐसे ले लेते हैं, बट अगर एक केजी में होता और एक सेंटीमीटर में होता तो हम पहले क्या करते? उसको कन्वर्ट करते, या तो केजी में कर देते, नहीं तो फिर ग्राम में ही कर देते, किसी न किसी एक यूनिट में, सिमिलर यूनिट में कन्वर्ट करते। बट यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। और वॉल्यूम आपका कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 5/2 कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब देखना यहाँ पे ये जो है लिक्विड की डेंसिटी है और ये किसकी डेंसिटी है? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी। तो लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से क्या है? कम है। तो देखना यहाँ पे सेकंड वाले को मैच कर रहा है। लिक्विड की डेंसिटी क्या है आपकी? कम है, किससे? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से। आ रहे समझ में? ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आप किसका डेंसिटी कम है? सेकंड से मैच नहीं कर रहा है, आपका फर्स्ट से मैच कर रहा है। फर्स्ट से क्यों मैच कर रहा है? कि ऑब्जेक्ट की डेंसिटी आपका 2.5 है और लिक्विड की डेंसिटी आपका कितना दे रखा है? 1 दिया हुआ है। तो किसकी कम और किसकी ज़्यादा है? तो आपको पता चले लिक्विड की डेंसिटी क्या है? लिक्विड की डेंसिटी कम है और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इस वजह से अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा हो जाए तो ऑब्जेक्ट क्या कर जाती है? आपके सिंक कर जाएंगे। क्लियर? अब देखना इसके बेस पे कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया यहाँ पे कि वेइंग मशीन पता है जहाँ पे हम अपने आप को वजन तौलते हैं, वेइंग मशीन पे अगर आपका वेट 42 kg दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? 42 kg दिखा रहा है। तो आपसे पूछा गया है कि रियल में वेट आपका कितना रहा होगा? कम रहा होगा, ज़्यादा रहा होगा? क्या रहा होगा? वेट किया तो आपको 42 kg दिखाया, तो रियल में आप कितने के रहे होंगे? मतलब ज़्यादा रहे होंगे, कम रहे होंगे? क्यों ज़्यादा रहे होंगे? इसका रीज़न क्या है? देखना यहाँ पे जैसे आप तराजू के पास जाते हो ना, तो आसपास के एयर को डिस्प्लेस करोगे। तो जब आप आसपास के एयर को डिस्प्लेस करोगे तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो अब थ्रस्ट लगेगा ना। तो कुछ ना कुछ अब थ्रस्ट लगेगा। सपोज मान लो अगर आप 44 के दिख रहे हो, 44 के दिख रहे हो, 44 न्यूटन आपका या 44 kg जो भी दिख रहा है आपका, जैसे आप तराजू के पास गए, खड़े हुए, तो क्या किया? डिस्प्लेस किया। तो 2 kg भी अगर आप डिस्प्लेस किए होंगे तो रियल में आपका वेट कितना दिखाएगा? वहाँ पे 42 दिखाएगा ना, क्योंकि 44 आप रियल में थे और 2 kg का आपको सहारा किसने दे दिया? अब थ्रस्ट ने दे दिया। तो आपको रियल में 42 दिखाएगा, बट आप रियल में रहे थे कितने का? 44। तो वेइंग मशीन पे आपका जो रियल वेट दिखाता है वो क्या होता है? जितना आपका वेट दिखा रहा है उससे आप ज़्यादा के होते हैं, लेकिन वहाँ पे दिखाता क्या है? कम दिखाता है। क्यों दिखाता है? इसका भी रीज़न क्लियर है। क्योंकि वहाँ पे क्या लगती है? अब थ्रस्ट लगती है। क्योंकि आसपास के एयर को डिस्प्लेस करोगे तो आसपास के एयर, या एयर कहने का मतलब क्या है? गैस हो गया। तो या तो फ्लूइड को आप डिस्प्लेस करोगे तो ऊपर अब थ्रस्ट लगेगा ना, तो इस वजह से होता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आपका 100 kg कॉटन है और उसके बाद आपका 100 kg आयरन है, कौन आपको भारी लगेगा, कौन आपको? क्यों ऐसा? देखो 100 kg आयरन क्या होती है? छोटे से एरिया को कवर करता है। क्या करता है? छोटे से एरिया में होता है। तो छोटे से एरिया में जब इसके आप वजन करोगे ना, तो आसपास के बहुत ज़्यादा एयर को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। तो जब जितना कम डिस्प्लेस करेगा उसके ऊपर उतना कम अब थ्रस्ट लगेगा। अरे कम ही डिस्प्लेस किया तो कम ही तो अब थ्रस्ट लगेगा। लेकिन कॉटन क्या होता है? 100 kg बहुत फैला होता है, वो एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है और जैसे वो मशीन पे जाती है तो आसपास के बहुत सारे एयर को ऑब्जर्व करके रखता है, जो कि क्या करेगा? सारा डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एयर डिस्प्लेस होती है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड डिस्प्लेस होती है, जिसकी वजह से आपको क्या लगता है? यहाँ पे अब थ्रस्ट ज़्यादा लगता है। तो अब थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा। तो अगर रियल में आपको 100 दिखा रहा है ना, सपोज मान लो ये 110 रहा होगा,
110 रहा होगा, तो इस कंडीशन में इसके ऊपर 10 kg का क्या लगा, 10 न्यूटन का क्या लगा, 10 न्यूटन का थ्रस्ट लगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम डिस्प्लेस करता है, तो ये आपको 101 रहा होगा और रियल में आपको कितना दिखा रहा है 100। तो 101 110 में कौन सा आपका हैवी है, समझ में आया? क्योंकि एरिया बहुत ज़्यादा कवर करता है, तो बहुत ज़्यादा एरिया कवर होने की वजह से बहुत ज़्यादा अपने आसपास के एयर को डिस्प्लेस करता है। तो जितना ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा, जितना ज़्यादा एयर को डिस्प्लेस करेगा, जितना ज़्यादा लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उतना ज़्यादा उसके ऊपर अब थ्रस्ट लगेगा, तो बेड पे भी तो इफेक्ट आएगा। एक क्वेश्चन आपसे आता है कि जो आपके समुद्र का पानी होता है और एक नॉर्मल पानी होता है, तो उस पर हम बड़े आसानी से स्विमिंग कर पाते हैं, नॉर्मल पानी में स्विमिंग हमारे लिए आसान नहीं होता है, क्यों? उसमें क्या होता है, समुद्र वाली पानी जो सी वाटर होता है उसमें क्या होता है, सॉल्टी वाटर होता है। तो सॉल्ट मिलने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डेंसिटी क्या होती है उसकी, नॉर्मल पानी के कंपैरिजन में सी वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो डेंसिटी ज़्यादा तो अपथ्रस्ट ज़्यादा, तो अपथ्रस्ट ज़्यादा लगेगा तो आपको ऊपर की तरफ ज़्यादा फेंक करके रखेगा ना, ऊपर की तरफ मतलब उठा करके रखेगा, तो आप ऊपर ही क्या करते रहोगे, आसानी से तैरते रहोगे। और नॉर्मल पानी में क्या होता है, डेंसिटी कम होने की वजह से थोड़े आप क्या होता है, तैर तो जाते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक आपका और बचा हुआ है जो कि फ्री फॉल है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे।